और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ कश्मीर एक्सप्रेस के इस खास सेगमेंट में मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं और दो मेरे साथ श्रीनगर और जम्मू से जुड़ रहे हैं। आइए उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं ताहिर सईद साहब जो कि पीडीपी के तर्जुमान हैं। जम्मू से विक्रम मल्होत्रा साहब हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं। स्टूडियो में मेरे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, जाने माने और अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं। और जयराम विप्लव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और बहुत ही जारहाना अंदाज में, आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैं सीधे जम्मू की तरफ चलता हूं। इस वक्त हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा साहब हैं, कांग्रेस तर्जुमान। विक्रम जी, रविंद्र रैना को अभी हमने सुना, आपने भी सुन लिया होगा, हिजबुल, लश्कर और जैश का इत्तेहाद होने जा रहा था, इसीलिए गवर्नर ने सही कदम उठाया। मतलब कांग्रेस, पीडीपी और एनसी का जो इत्तेहाद अगर होता तो ये हिजबुल, लश्कर और जैश की तरह होता। क्या कहेंगे? देखिए, रविंद्र रैना जी जो हैं वो इस किस्म के बयानात देने के लिए इनफेमस हैं और जाने जाते हैं। पर जहां तक ये सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जब केंद्र में उमर अब्दुल्ला मंत्री थे वाजपेयी साहब की सरकार में, तब वो लश्कर नहीं थे। जब महबूबा मुफ्ती के साथ 4 साल इनकी सरकार थी, जब वो जैश नहीं थी। पर जब इन लोगों ने इकट्ठा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ आने की बात करी और आज इनके जो सीनियर लीडरशिप है, राम माधव जी से लेके नीचे तक, ये बात कह रहे हैं कि ये आईएसआई की हैच कॉन्स्पिरेसी और आईएसआई की दुबई में बैठ के इसकी तैयारी हुई थी, ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। ये 4 साल जब इन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था, तो अमित शाह जी ने जम्मू में आके कहा था कि 4 साल हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए जम्मू और लद्दाख के, इसीलिए हमने समर्थन वापस लिया। 4 साल इनके जो लीडरशिप है बीजेपी की, वो पीडीपी को सपोर्ट करती रही और तब ये लश्कर और जैश नहीं थे। तो अगर मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसा कोई जानकारी बीजेपी के लीडरशिप के पास है तो उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, क्योंकि लोगों का जानना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसी कोई बातें हुई हैं तो उनके पास क्या प्रूफ है। जो इतने बड़े नेता इतने बड़े क्लेम्स कर रहे हैं, कांग्रेस का रुख जिनके साथ कांग्रेस का जो रुख है साथ विक्रम जी, वो भी समझ में नहीं आया। आज गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे थे कि जी कोई समर्थन या हिमायत देना अभी नहीं शुरू किया था, उसके लिए बात होनी थी, कुछ मीटिंग्स होनी थी और अचानक से आनन फानन में असेंबली तहलील कर दी गई। वो आज ये बात कर रही, कांग्रेस क्या चाह रही थी, ये भी आप साफ कीजिए। कल 23 तारीख को हमारी मीटिंग तय हुई थी दिल्ली में इस बात पे चर्चा करने के लिए। पर जब गवर्नर साहब ने मोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में इस असेंबली को भंग कर दिया और कांग्रेस ने अभी तक जो है, वो आजाद साहब ने भी कहा, हमारे बाकी लीडर ने भी कहा कि हम चर्चा कर रहे थे जब इन दोनों पार्टीज ने कांग्रेस को अप्रोच किया इस समर्थन के लिए, और ना तो कोई लिखित समर्थन हमने दिया, ना ही उनकी तरफ से बात आई। अभी बातचीत की स्टेज पे ये बात थी। तो फिर मैं सही साहब से सवाल पूछूंगा, कहीं गवर्नर साहब को जब उनका फैक्स खराब हो गया, महबूबा मुफ्ती जी ने क्यों भिजवा दिया इतना अहम, जिसमें उन्होंने लिखा साफ तौर पे कि कांग्रेस और एनसी का हमें समर्थन है और हमारे साथ इतने एमएलएज हैं और हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। ये कौन सी जल्दबाजी रही? और जब कांग्रेस साफ कह रही, आपने सुन लिया, विक्रम जी को आपने सुन लिया कि अभी तो बैठक होनी थी, मीटिंग होनी थी, जिसमें यह तय होना था कि देना है कि नहीं, तो आपके लीडर ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? तो रविंद्र रैना जी ने जो बात कही अभी, वो बाइट में कर रहे थे, उन्होंने जो बात कही, ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है कि हिजबुल और लश्कर और जैश का ये संगठन होने वाला था। तो कि उन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज से ये रिपोर्ट मिली थी। तो ये बड़ा सीरियस मामला है कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो उन्होंने रविंद्र रैना जी के साथ इनपुट शेयर किए थे, तो यह तो बड़ा संजीदा मामला है। और जहां तक दूसरी बात आपने की, अगर आपने हमारी लेटर का पूरा मतन पढ़ा होगा तो उसमें हमने गवर्नर साहब से ये कहा था कि आप टाइम दीजिए, हम हुकूमत बनाने का दावा पेश करेंगे। हमने गवर्नर, और हमने उसमें यह भी लिखा था कि जैसे आपको मालूम होगा कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हमें समर्थन देने का फैसला किया है। और आज अगर आपने उमर अब्दुल्ला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये बात कही कि हम जो है आज की मीटिंग के बाद पीडीपी को अपना लेटर देने वाले थे। ये पूरा मामला तय हो चुका था, पूरी तरह से हमने तैयारियां की थी।
लेकिन आपके यहाँ तो खुद ही आगे बढ़ाना था। हमने सिर्फ गवर्नर साहब से टाइम मांगा था, जिसमें हमने गवर्नर साहब से ये कहा था कि हम रियासत में सरकार बनाना चाहते हैं। जो चिट्ठी भेजी थी उसमें जिन एमएलएस की के साथ होने की बात की थी, या इमरान साहब जिन एमएलएस के साथ होने की बात कर रही थी, वो कहां से आ रहे थे? वो पीडीपी के तो थे, जो इतने दिन से कवायद चल रही थी। बीजेपी भी इस तरफ कोशिश की थी, आपके साथ आपके लोग नहीं थे। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पार्टी है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो रजिस्टर्ड भी अभी नहीं हुई है और अपने आप को बड़ा होने का दावा करते हैं। हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। पार्टी की टिकट पर जो 28 लोग इलेक्ट हुए हैं और 1 नॉमिनेटेड है, 29 मेंबर्स हमारे पास हैं और दे आर बाउंड, उनको पार्टी विप के, जो पार्टी का विप होगा उसी के मुताबिक जाना है। ठीक है। जहां तक दूसरी लेटर का सवाल है, वो उस लेटर से सीरियस एप्रीहेंशंस होते हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने कहा था कि दिल्ली में कुछ लोग जो हैं वो जोड़ तोड़ की कोशिश कर रहे हैं, पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी यहाँ सरकार हालात बन गए थे। सरकार गिरने के बाद ही हमने कहा था, जैसे भी हुए आप लोगों ने आनंद फानन में दावा कर दिया ताकि उनका साथ दे रहे थे, ये दबाव बन रहा था कि हुकूमत बनाओ नहीं तो हम चले, ये हालात हो रहे थे। नहीं, ऐसा कोई भी दबाव नहीं था, ऐसा कोई भी दबाव नहीं था। हमने सोच समझकर फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में फैसला होगा। जम्मू कश्मीर की जो एग्जिस्टेंस है, जो वजूद है, वो खतरे में पड़ गई है। जिस तरह से लेकिन बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में आप लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों का हित नहीं नजर आता है। वहां आप उनका बायकॉट करते हैं, उन इलेक्शंस का बायकॉट करते हैं, उनमें नहीं उतरते। और आज हुकूमत बनाने की कोशिश आप लोगों ने जब शुरू की तो इसका मकसद हम ये क्यों ना माने कि इक्तदार और सिर्फ इक्तदार था, कुर्सी था। आप लोगों को जम्मू कश्मीर के उन लोगों की, गांव के, देहात के या शहरों के उन लोगों की परेशानी नहीं दिखी जब बल्दियाती इंतखाबात का आपने बायकॉट किया या पंचायती इंतखाबात? देखिए, अगर हमारा मकसद इक्तदार होता, अगर हमारा मकसद इक्तदार होता तो हमारे पास कई विकल्प पहले भी खुले थे। जब हम 2014 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरे, हमने तब भी अलायंस किया बीजेपी के साथ, उसमें भी हमारी नीयत क्या थी? हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी कि हम जम्मू कश्मीर को इस समस्या से निकालना चाहते थे, इस मुसीबत से निकालना चाहते थे। उसी इंटेंशन के साथ हम उस वक्त आगे बढ़े थे। आज जब हमने हाथ मिलाया था, आज जब हम जो जमातें जो आपस में मिल रही थी, इसका मकसद, इसके दो चीजें थी, दो वजूहात थी। एक ये कि जम्मू कश्मीर के वजूद, जम्मू कश्मीर का जो अपना जो वजूद जो है, जो खतरे में पड़ गया है, जो गवर्नमेंट, जो पॉपुलर गवर्नमेंट न होने की सूरत में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑनस्लॉट्स हो रहे हैं, उनको रोकना है और जम्मू कश्मीर की तरक्की को आगे बढ़ाना है। देखिए, गवर्नर रूल में लोगों के लिए जो वसाइल जो है, लोगों की रसाई जो है, वो पूरी तरह नहीं हो सकती है जो आपको एक पॉपुलर गवर्नमेंट। बहुत अच्छा लगा जानकर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जम्मू कश्मीर के लोगों की फिक्र है, वरना बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में आप लोगों का जो रोल है, वो जो भी आप लोगों का उसमें पॉलिटिकल एक्सरसाइज रहा हो या जो भी आपकी हिकमत अमली है, लेकिन वो ठीक तौर से नहीं दिखता है। इसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया और जमकर उठा लिया। मेरे साथ जयराम विप्लव भी है। जयराम विप्लव, मैं लौट रहा हूं सर, मैं लौटूंगा ताहिर भाई, आपके पास आऊंगा, बहुत वक्त है और भी बात करनी है आपसे। लोगों के जयराम विप्लव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या तरीका है कि जब हमें पीडीपी के साथ हुकूमत बनानी है, 3.5 साल तक उनके साथ सत्ता में रहना है, कुर्सी पर जमे रहना है, तब कुछ नहीं, सारी बातें सब ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इक़्तिदार से बाहर हुए या कोई और कोशिश करता आईनी तरीके से ही, संवैधानिक तरीके से ही, तब हमें पाकिस्तान याद आता है। तब हमारे लीडर कह रहे हैं कि ये, हालांकि आपके राम माधव साहब ने उस बयान को वापस लिया, अब उसको मैं माफी मानूं या बयान वापस, वो आप बताइएगा, लेकिन ये जरूर बताइए, अभी रविंद्र रैना भी कह रहे हैं कि ये लश्कर, जैश, हिजबुल और अलगाववादी पसंदों का, अलगाववादियों का गठबंधन होने जा रहा था, सही हुआ। ये कैसी बातें हैं? ये कौन सी सियासत है? देखिए, ये तो सबसे पहले तो मैं अभी एक कांग्रेस के हमारे मित्र विक्रम जी यहाँ पर बहुत संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जो कुछ हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा राज्यपाल महोदय का निर्णय था, वो कश्मीर के हित में, देश के हित में और संवैधानिक दायरों में उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करके लिया। वो मेरे सवाल नंबर 1। दूसरी बात, पीडीपी से
जो हमारा अलायंस हुआ था, जब सरकार हमने बनाया था, तो जो परिस्थितियां उस समय कश्मीर में चुनाव के बाद उत्पन्न हुई, वो जो पीडीपी के साथ हमारा अलायंस था, वो पूरी तरह से कश्मीर की जनता के उम्मीदों का गठबंधन था। अब अगर हमने किसी और के साथ बनाने की कोशिश करें, कांग्रेस या एनसी के साथ, तो आप कहेंगे अलगाववादियों के साथ सरकार बनने जा रही है। पहले उस सरकार गठबंधन के बारे में तो आपको बता दूं, वो जनता की उम्मीदों का गठबंधन था। हमें लगा कि पहली बार हम केंद्र में फुल मेजोरिटी के साथ हैं और जम्मू कश्मीर में हमें मौका मिला है, तो क्यों नहीं एक सरकार बनाई जाए और वहां के लोगों की समस्याओं को हल किया जाए। जो पीडीपी के हमारे प्रवक्ता भी कह रहे थे, वो भी तब उसी मंशा से जुड़े थे, हमारे साथ दिखाई पड़े। हमें उनकी मंशा ठीक लगी, हमें एक संभावना दिखी, एक आशा जगी और हमने उस काम को आगे बढ़ाया सरकार को। और हमारी सरकार ने बहुत सारे विकास के काम वहां पर शुरू किए। 4 साल हमने विकास करने की कोशिश की, लेकिन तो जमहूरियत और कश्मीरियत का कत्ल करने वालों को ये रास नहीं आया। वो आतंकवाद के रास्ते, कभी पत्थरबाजी के रास्ते हमारे विकास की गाड़ी को बार बार डिरेल करने की कोशिश करते रहे। और इस सब का परिणाम था। अगर अभी वो कह रहे थे उन्हें जम्मू कश्मीर के जनता की चिंता थी, भलाई चाहते थे, कुर्सी नहीं चाहते हैं। अगर वो कुर्सी नहीं चाहते तो आज हमारा गठबंधन वहां पर चल रहा होता। हमने गठबंधन को छोड़ करके, सत्ता को छोड़ करके कश्मीरियत और जमहूरियत के हक में हमने ये काम किया था। और आज जब लग रहा था कि ये पूरा का पूरा, राज्यपाल महोदय ने कारण गिनाए हैं कि किस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग की उनको संभावनाएं दिख रही थी और अस्थिर सरकार। जयराम विप्लव साहब, ये बताइए कि जब आप लोग इख्तिदार में नहीं होते हैं या कोई दूसरा इख्तिदार की कोशिश करे या हुकूमत बनाने की, तो आप लोगों को फिर वो अलगाववादी, अलहदगी पसंद और आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से मिला हुआ, मिलिटेंट से मिला हुआ क्यों लगता है? आपके लीडर इस तरह के बयान दे रहे हैं, फिर वापस भी ले रहे हैं, ये क्या बात? इमरान भाई, हमने तो 4 साल से कुछ कम महीने हमने वहां पर सरकार चलाई है और हमने देखा कि किस प्रकार से आतंकवाद से लड़ने में हमें कठिनाई आ रही थी। वहां पर क्या स्थितियां हैं? राजनीतिक दल कश्मीर का भला कर रहे हैं या कश्मीर को गर्त में पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है? हम तो वहां पहली बार सरकार में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस बहुत लेट ये बात व्यवहारिक रूप से तो 3 साल बाद ये बात समझ में आई। 3.5 साल तक हमने इस दौरान अच्छी मंशा से बदल गया था। जो उनकी हिकमत अमली है, जो मौकिफ था, जो उनकी राजनीतिक, जो उनके सिद्धांत हैं, वो उस पर कायम है। 370 उनका मसला है, 35 है उनका मसला है। नहीं, देखिए आपको मैं याद दिला दूं, इमरान भाई, 3 साल सरकार आपने चलाई। इमरान भाई, मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले पूर्व में हमारी केंद्र में सरकार बनी थी, साथ थे, जो हमारी गठबंधन में अपने अपने एजेंडे पर कायम थे, अपने विचारधारा पर कायम थे, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने सरकार चलाई। जमातें सरकार बना रही है तो आपके लीडर इस तरह की बयानबाजी फिर क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल बस यही है, जब आप बना सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं बना सकते? और जब नहीं बना पाए तो आप लोग इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? कि वो आतंकवादियों से मिले, अलगाववादियों से मिले हैं, पाकिस्तान के एजेंडे, फिर बयान वापस भी लिया जा रहा है। कुछ आपके लीडर अभी भी उसी बात पर कायम है। आपके रियासती सदर रविंद्र रैना ये बात कह रहे हैं, तो ये कैसे चले? रविंद्र रैना जी कश्मीर की परिस्थितियों को जानते हैं, वो बेहतर समझते होंगे कि क्या चल रहा है वहां पर। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि देखिए, ये जो अलायंस हम वहां पर पीडीपी के साथ करके चला रहे थे और उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें महसूस हुई, कश्मीर के संदर्भ में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहस से ऊपर है, वो बात है कि कश्मीर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है और हमारे लिए बहुत ही सामरिक महत्व का राज्य है। तो वहां की सियासत को केवल हम सरकार को जोड़ तोड़ के और कुर्सी के खेल के हिसाब से ना देखें। वहां की पूरी राजनीति और सत्ता किस प्रकार से चलाई जाएगी, उसका फर्क देश की सुरक्षा पर पड़ता है। इस कारण से वहां पर एक स्थिर सरकार चाहिए। और जिस प्रकार से आप अभी खुद ही देख लीजिए, कौन सा पार्टी बनाने वाले थे वहां पर, कौन सा गठबंधन बनाने वाले थे? कांग्रेस मना कर रही है, पीडीपी कह रही है, हमने लेटर दे दिया, उमर अब्दुल्ला साहब आज रिट्वीट कर रहे हैं। कल तक ये देखिए, एक प्रकार से मोदी जी के जो कार्यों के कारण जो वेब देश भर में भी चल रहा है ना, उसका भय है। जो एक एक करके आप देखें, धुर विरोधी पार्टियां साथ में आ रही हैं। जयराम जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, फिर हम दिनेश शर्मा जी के पास चलेंगे, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे ये सियासी हालात किस तरह के हैं और आगे कौन सा रास्ता नजर आता है जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि अब सभी सियासी जमातों को जम्मू कश्मीर की अब इलेक्शन में उतरना है, उनको अवाम के बीच जाना है और बहुत से लोग इसमें उजागर भी हो गए। अब अवाम उनसे सवाल करेगी और उन्हें जवाब देना होगा। मैं दिनेश शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। ब्रेक से पहले आपने तमाम बातों को सुना,
तमाम वहां के जो सियासी हालात हैं वो सबके सामने हैं। अब कोई मुतबादिल यानी विकल्प भी नहीं है। अब तो सीधे इलेक्शन में उतरना है, चाहे वो 5 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, आम इंतखाबात के साथ हो, उससे थोड़ा पहले हो, लेकिन अब सभी सियासी जमातों को अवाम के बीच में जाना होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों इन असेंबली इंतखाबात में उतरेंगे, ये भी उनकी बातों से साफ लग रहा है। भले ही उन्होंने बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात का बायकॉट किया। अवाम बड़े सवाल करेगी, पीडीपी से भी करेगी कि आप बीजेपी के साथ थे, अब बताइए क्या करना है। आप बीजेपी से भी बड़े सवाल होंगे जो कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रही है और काफी हद तक घुस भी चुकी है। इधर कांग्रेस और एनसी से भी बड़े सवाल होंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को? देखिए, आज फिर जनता देख रही है कि इन्होंने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। लोकतंत्र के अंदर एक परंपरा रही है कि अगर आप इलेक्शन करवाने वाले भी हैं तो आपको अपोजिशन पार्टी से ही पूछना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है तो उनको जरूर बुलाना चाहिए था। ये डिक्टेटर राज है जो इन लोगों ने किया है। और दूसरी बात, आज जब साथ थे तो बड़े अच्छे दोस्त थे, और आज अगर अलग हो गए तो वो आतंकवादी हो गए। ये बड़े दुख की बात है। भारत की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। जैसे कि इन्होंने कहा हिजबुल, आईएसआई, इन लोगों से इनके संबंध थे। आज देखिए, जिन्होंने अपने नेताओं को चुना, जिन्होंने वोट डाला, वो क्या सोचते होंगे कि हमने आतंकवादियों को वोट दिया था। ये उनके समर्थक हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि जब आपके साथ थे तो बड़े अच्छे थे वो लोग, पीडीपी बहुत अच्छी थी। अगर आज वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, आप हमें बुलाइए, हम आपको अपना समर्थन का लेटर वो अगर भेज रहे हैं तो उनको बुलाना जरूर चाहिए था। मेरी अपनी ये पर्सनल वो है। और ये बहुत ही गंदी राजनीति है। और इनके खिलाफ, रैना साहब के खिलाफ अगर इनके पास कोई ऐसे इनपुट हैं तो सरकार को देने चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो कि इन्होंने अपने एमएलएस को और उनको ये कहा है कि ये आतंकवादियों से मिले हुए थे। दिनेश जी, तो इसका मतलब ये है कि फ्लोर टेस्ट कम से कम कराया जाना चाहिए था। फ्लोर टेस्ट की दावत दी जाती और उसमें ये साफ हो जाता किसके पास हिमायत है, किसके पास नहीं है। यहां तक होना चाहिए था। हालांकि गवर्नर साहब ने जो फैसला लिया, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, वहां की सियासी जमातें कह रही कि ये मौका मिलना चाहिए था। ये आप मानते हैं सही होता? देखिए सर, ये जो इन्होंने किया डिक्टेटरशिप की है। बिल्कुल उनको मौका दिया जाना चाहिए था। लोकतंत्र की ये स्वस्थ परंपरा रही है, आज तक हमेशा ऐसा ही हुआ है। लेकिन जब से मोदी जी और बीजेपी सत्ता में आए हैं, इन्होंने कोई लोकतंत्र की, कोई प्रजातंत्र की, किसी कानून की आज तक कुछ नहीं मानी है। ये अपनी दादागिरी कर रहे हैं और हर जगह अपनी दादागिरी करके ये अपनी सरकारों को बना लेते हैं। यहां विप्लव जी, एक सवाल जरूर उठता है कि जब बीजेपी ने हिमायत वापस पहले ले ली थी, आज से 5 महीने पहले, तब असेंबली तहलील की जा सकती थी, डिसॉल्व की जा सकती थी। इतना वेट क्यों किया गया कि बीजेपी को मौका दे दिया जाए कुछ जोड़तोड़ करने का? जिस जोड़तोड़ की आप बात कर रहे हैं दूसरी सियासी जमातों के लिए, क्या आपकी पार्टी ने वो जोड़तोड़ नहीं की? बीजेपी ने सारे हरबे वहां पर इस्तेमाल करके नहीं देखे? जब नहीं उसमें कामयाबी मिली तो उसके बाद आप लोगों के बयान आने लगे कि हाँ, असेंबली तहलील कर दो, हम इलेक्शन में उतरेंगे। और बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में आप देख रहे हैं कि जैसा कि बीजेपी को बेहतर परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आपके सामने अभी पीडीपी और एनसी है नहीं मुकाबले में। शायद इसलिए ज्यादा उत्साहित हैं या जोश में हैं आप लोग? देखिए, जोश में तो बिल्कुल है, क्योंकि देश भर से हमें समर्थन मिल रहा है। लेकिन मैं आपने जो सवाल पूछा, उसी सवाल पर मैं आता हूं। और आप जरा इन लोगों से भी पूछिएगा अगले दौर में कि ये लोग क्यों बार बार कह रहे थे, इन 5 महीने में ये बार बार कह रहे थे कि हमें चुनाव में जाना चाहिए, हमें चुनाव में जाना चाहिए। आज इनका स्टैंड क्यों बदल गया? और हमारे मित्र दिनेश भाई कह रहे थे कि बहुत इन्होंने जमहूरियत की, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या, लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्द का प्रयोग किया। ये अपना इतिहास भूल जाते हैं। इन्होंने इमरजेंसी लगा करके देश में लोकतंत्र को क्या किया था वो सबने देखा है। और इन्होंने बूटा सिंह के माध्यम से बिहार में क्या किया था, राज्यपाल ने कितना असंवैधानिक निर्णय लिया था, ये पूरा देश जानता है। और आज संविधान के सबसे बड़े जानकार इस देश में है मौजूद। सुभाष कश्यप जी की टिप्पणी हर अखबार ने छापी है। जिस समय जम्मू कश्मीर के संवैधानिक जयराम विप्लव जी, जिस समय जम्मू कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के, नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उस समय आपके जम्मू कश्मीर के लीडर इतने जोश में थे कि वो कह रहे थे कि जी इसके बाद हम एक बार फिर सरकार बनाने की तैयारी करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन में प्रदेश एक बार फिर से जाए, रियासत एक बार फिर। मतलब आप लोगों ने सारी ताकत लगा ली, हर कोशिश करके देख ली। जब लोग नहीं टूटे या आपका काम नहीं बना, तब आप
अब जबकि कोई दावा पेश करता है तब असेंबली तहलील होने पर आप लोग खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हो जाती, जमहूरियत का कत्ल हो जाता। जमहूरियत का कत्ल कौन कर रहा था, ये समझने वाली बात है। इमरान भाई, उस समय भी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या वो लोग कर रहे थे जिन्होंने पंचायत इलेक्शन का बायकॉट किया। क्यों किया? क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा था? लोकतंत्र के विरुद्ध काम करना। बीजेपी ने वहां पर कोशिश की कि नहीं, पहले आप मुझे बताइए। बीजेपी ने तोड़ने फोड़ने की कोशिश की कि नहीं जम्मू कश्मीर? बीजेपी के पक्ष में जम्मू कश्मीर में एक वातावरण के लोगों को तोड़ने की कोशिश की कि नहीं? उत्साहित है, हम खुश हैं। पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की कि नहीं? चुनाव में जाए, एक फ्रेश मैंडेट लेकर के आए। पीडीपी के लोग क्यों टूट रहे हैं? क्यों उन्हें सत्ता का भय सता रहा है? क्यों उन्हें कुर्सी चाहिए? ये तो पीडीपी वाले बताएंगे ना। तो हमने तोड़ने की कोशिश की है ना, हम दोबारा सरकार बनाने के लिए हमने कहीं कोशिश की है। एक दूसरी पार्टी के तरफ से आवेदन जाता है और पीडीपी की तरफ से आवेदन जाता है। कई ऐसे बयान आए इन 5 महीनों में। कविंद्र गुप्ता जी का बयान आया कि जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलेगी। फिर एक बार एक बयान आया कि हाँ, हम बस सरकार का कायम करने ही वाले हैं, सब कुछ तय हो गया है। इस तरह के बयान बीच बीच में आए। ये किस लिए थे? कहां से ताकत आ रही थी? कहां से एमएलए आ रहे थे? बीजेपी के उतने ही एमएलए होते जितने थे, वो नहीं करते। केवल बयानों के आधार पर सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या राज्य के इकाई के लोग कहां कौन सा क्या बयान दे रहे हैं, उतना ध्यान में रख करके अभी हम जवाब नहीं दे सकते उसका। लेकिन आप सीधा सा ये समझिए कि हमने वहां पर 3.5 साल से अधिक समय सरकार चलाने की कोशिश की और वहां पर शांति बहाली की दिशा में आगे बढ़े, आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़े। और आज हमारी सरकार के माध्यम से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 700 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। जम्मू कश्मीर कोई साधारण राज्य नहीं है जहां केवल सियासी बातें हों। वहां वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। बहस में इसको भी आप शामिल ठीक है। ताहिर सही साहब, आप लोगों ने बीजेपी को, आप हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, खुला मैदान दिया और एक बार उनके साथ भी आप मिल गए। अब आवाम के बीच जाना होगा, आवाम आपसे पूछेगी कि बीजेपी को तो आप ही लोगों ने मैदान खुला दिया और उनके साथ जो है इख्तिदार का मजा भी लूटा, क्या जवाब देंगे? अब इलेक्शन में तो उतरना है, ये तो तय हो चुका है। और इलेक्शन में आप लोग जा रहे हैं ना, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। इलेक्शन में जा रहे हैं या नहीं? सबसे पहले मैं असेंबली इलेक्शन में जा रहे हैं या नहीं? सबसे पहले जो मेरे बीजेपी के जो दोस्त जो बात कर रहे थे, कि किसने यहां पे जोड़ तोड़ की, तो इनको मैं बता दूं, कल अगर इनके जो नए दोस्त अब यहां पे हैं, उनका लेटर पड़ा होगा जो उन्होंने गवर्नर साहब को भेजा था, जहां पे उन्होंने क्लेम की थी कि वो सरकार बनाना चाहते हैं। उस दोस्त के पास तो सिर्फ अपने 2 बंदे हैं, 2 एमएलए है टोटल, और खुद बीजेपी के पास जो है 25 एमएलए है, हो गए 27 एमएलए का टोटल समर्थन था। और 18 एमएलए का जो उन्होंने जिक्र किया था कि 18 एमएलए मेरे साथ और हैं, वो कौन 18 एमएलए थे? कौन तोड़फोड़ कर रहा था? ये बहुत ही जोड़-तोड़ कर रहा था। जोड़-तोड़ की सियासत यहाँ पे कौन कर रहा था? आप गठबंधन का जिक्र कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, फिर कौन कर रहा था? जो संभावित गठबंधन का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर लेकर के जो दल है, वो कोई पत्र नहीं लिखता है और 2 विधायक वाले आप सफल नहीं हुए, पत्र के ऊपर आप आरोप कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो षड्यंत्र चल रहा था उसका पटाक्षेप हो चुका है। अब आइए ना चुनावी मैदान में एनआईए के जरिए धमकाने की भी कोशिश, हर एक कोशिश आप लोगों ने की, लेकिन आप चुनावी मैदान में आइए, मान लेनी चाहिए। अपने एजेंडे को लेकर के कश्मीर की जनता, आपने एक नाकाम कोशिश की, आप नाकाम हो गई, आपको मानना ताहिर सही साहब। लेकिन ये जरूर हर तरीके से जरूर बताइए, आवाम के बीच की भी कोशिश, आवाम के बीच एनआईए के जरिए धमकाने की भी कोशिश की, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, सब चीजें मालूम है, दुनिया को मालूम है क्या किया। आवाम के बीच पीडीपी जा रही है कि नहीं? इलेक्शंस में उतर रही है पीडीपी, पूरा देश जानता है। और डेमोक्रेसी का जिस तरह से मजाक बनाया गया, कल गवर्नर साहब के पास जिस वक्त हमारी चिट्ठी गई, अरे उस वक्त डेमोक्रेसी कहां चली जाती है जब पंचायत चुनाव में भाग खड़े होते हैं? सबसे बड़ी सियासी जमात पंचायत चुनाव का बाइकॉट दावा करती है, अब तक तो आतंकवादी ही बाइकॉट करते थे, वहां को बुलाना चाहिए था। अब तक आतंकवादी चुनाव का बहिष्कार करते थे, आज आप लोगों ने करके दिखाया। आतंकवादियों से विचारधारा क्यों मिलती है? क्या आपको मालूम है क्यों लोकतंत्र का चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? आपने 3.5 साल तक उनके साथ क्यों सरकार बना के रखी? हमने तो लगता है कि विचारधारा दहशतगर्दों से, आतंकवादियों से, आपको जवाब देना चाहिए। इमरान भाई, हम जवाब दे रहे हैं। जब हमें लगा कि इनकी विचारधारा क्या है, ये कश्मीर के विकास की बात नहीं कर रहे हैं,
ये अलगाववादियों के हक में खड़े होते हैं। इनकी नेता मन्नान वानी को शहीद बताती है, आतंकवादियों के मारे जाने पर ये रोना रोते हैं, आतंकियों के जनाजे पर ये भीड़ इकट्ठा करवाते हैं। तब आपको लगने लगा कि हाँ, तो जब हमें लगा तो हमने इनको छोड़ा, क्योंकि हम बीच आप किस मुंह से जाएंगे? हम कुर्सी से समझौता, इमरान भाई 3.5 साल में जो इमरान भाई हमने कुर्सी से समझौता करना मंजूर किया है, लेकिन देश की सुरक्षा से हम समझौता नहीं करने वाले। ताहिर सईद साहब क्या कहेंगे? देखिए इमरान भाई, ये जो मेरे बीजेपी के जो दोस्त जो बातें कर रहे हैं, मैंने आपको यही कहा कि ये इस वक्त जो ये बातें कर रहे हैं, शायद तब उन्होंने ऐसी बात नहीं की। जम्मू कश्मीर, अब ये बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अगर आप इनके साथ हैं तो आप देशभक्त हैं, दूर हो गए तो देशद्रोही हैं, तो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। इनसे अगर दूर हो गए तो जम्मू कश्मीर, हमने जो कोई भी फैसला आज तक किया है, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस को, उनके ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए करते हैं। हम एक रीजनल पार्टी है, हमें यहाँ पे अपने जो लोगों के जो जज्बात हैं, रीजनल एस्पिरेशंस है, हम उनका ख्याल रखते हुए हर वो कदम उठाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था ताहिर सईद साहब, आप इलेक्शन में उतरेंगे ना, असेंबली इलेक्शन में तो आप लोग हिस्सा लेंगे, उनसे दूर तो नहीं रहेंगे? आपकी सियासी जमात जाएगी ना आवाम के बीच में? मैं ये भी पूछ रहा हूं, बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात की तरह अलग तो नहीं हट जाएंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की ये मंशा है, ये मुतालबा है कि वो चाहते हैं कि हम सियासी जमातें जो हैं मैदान में उतरें और मुकाबला करें और जीत के आ जाएं और एक रियासत में एक अवाम की चुनी हुई एक सरकार बनाए। हम बीजेपी और इनके जो प्रॉक्सीज यहां पे हैं उनके लिए जगह छोड़ने वाले नहीं है। अगर ये उस गलत फहमी में, तो उस गलत फहमी से निकल। लेकिन ताहिर भाई, आप लोगों ने पंचायती और बल्दियाती, अभी तो पंचायती इंतखाबात चल रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज आपने देखे, उसमें आपने बीजेपी के लिए बहुत सारा जगह मैदान खाली कर दिया, छोड़ दिया। आज उनके लोग वहां पर बैठे हुए हैं। आप लोग अगर उसमें हिस्सा लेते, आप और एनसी, तो ज्यादा बेहतर फाइट होती, आप उसका हिस्सा होते। देखिए, हमने बल्दियाती चुनाव से जो दूरी इख्तियार की, उसकी एक बड़ी वजह है, मैं बार बार कई तो बार क्या 370 और 35 का मसला सुलझ गया? असेंबली इंतखाब आते सुलझ जाएगा? कोर्ट में मामला चल रहा है, लंबे मुकदमे चलते हैं। मेरा सवाल यह है कि एक मामले में तो आप 370 और 35 का डर दिखा करके उसको मुद्दा बनाकर नहीं जाते हैं। असेंबली इंतखाब होते होते तक क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा और आपका मौकिफ साफ हो जाएगा? ये कैसी बात है? ये कैसी सियासत है? और इससे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है ताहिर भाई कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तय करती है कि उनको इलेक्शंस में नहीं जाना है बल्दियाती इंतखाबात में, तब पीडीपी को याद आता है कि हाँ, हमें भी नहीं जाना है। मफादात का जो है कुछ भला होगा। देखिए, आपको यहाँ के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को समझना होगा। बिल्कुल समझ रहे हैं, हम बहुत बारीकी से समझ रहे हैं सर। हमें आप दोनों सियासी पार्टियों से बड़े सवाल करने, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ कह रहे हैं, मैं लौट। It is for the nation to know what these people are like, how they lie to the nation, how they are dividing nation just for their power. Sir, in Baramulla, sir, 2017, you have said that the POK is under Pakistan territory. Sir, what's it? There is no other solution. I continue to say it now here. What we hold is India, and what they hold is Pakistan. That is not territory of India. It's been 70 years part of Pakistan. So why can't we settle on it? It's not me only. Even Bajpayee ji, when he went to Pakistan as Prime Minister of India, he was the one who told Nawaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, let us settle on the border. So? Okay, sir. Thank you. Okay? Thanks a lot, sir. Bye. Umar has given you a full press conference this morning. सीनियर लीडर और सदर अपनी बात रख रहे थे। दिनेश शर्मा जी, आपने उन्हें सुना, सियासत शुरू हो गई है। फारूक अब्दुल्ला की जब बयानात आते हैं और बयानों में जो फर्क देखने को वक्त वक्त पर मिलता है, उससे समझ में आ जाता है कि सियासत किस तरफ जा रही है और क्या है सियासी मोड। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो अभी ये सरकार में थे दोनों पार्टियां मिलके, इन्होंने कश्मीर को बहुत बुरा हाल कर दिया है। आज कश्मीर इनकी गलत नीतियों के कारण जल रहा है और इनको बहुत जल्दी ही चले जाना चाहिए था। दूसरा, जहां तक आपने क्वेश्चन किया है, देखिए अब इसके बाद तो कोई विकल्प है ही नहीं, इलेक्शन तो होना ही होना है। इलेक्शन हो और इन विघटनकारी
जिन लोगों ने कश्मीर के साथ ये हाल किया है, जनता इनको सबक सिखाएगी। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इतना गिरना नहीं चाहिए जितना आज ये गिर रहे हैं। कल तक साथ थे तो भाई भाई थे, एक दूसरा डिफेंड करता था, साथ में खाते पीते थे। आज किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो एक शेर मुझे याद आ गया कि दुश्मनी जम के करो लेकिन एक गुंजाइश रहे कि कभी फिर मिलें तो शर्मिंदा ना हो। बहुत खूब, बहुत अहम बात जी, बहुत अहम बात। तो बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, ताहिर सईद साहब, जयराम विप्लव जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अब देखना ही होगा क्या कुछ सियासी हालात बदलते हैं जम्मू कश्मीर के, और तमाम सियासी जमातें किस तरह से अवाम के बीच जाती हैं, क्योंकि अब मुतबादिल कुछ भी नहीं बचता है, सीधे इलेक्शन में जाना। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं जी। चीफ मिनिस्टर had communicated to His Excellency. He says his facts didn't work. Well, this is strange in a world of today when we are trying to get to the moon and send a man from India to the outer space. The facts of the governor doesn't work? What sort of an explanation is this? And look at the explanation governor gives, that it was a holiday and I didn't even have a cook. I don't think governor has a Muslim cook who needed a holiday. So what sort of a thing he is putting before the people? I'm very sad. I had lots of hopes that this governor would really do right things. But the way that he had done it, it just proves that he is just a slave of the center. If center will tell him to get up, he'll get up. If they tell him to sit down, he'll sit down. That is why the institution of the governor needs to be re-looked into. Sir, yes, sir. When Sir Mehbooba Mufti have sent a letter to the Raj Bhavan, the facts of Strandby was not received, sir. That is his explanation. I do not know. But why didn't he dissolve the House when we asked him for 5 months that the House should be dissolved? Why didn't he dissolve the House then? Why was he waiting for the trading of the MLAs for the BJP government to be formed? Why? My question to him is this. Why did he wait 5 months? And to Mr. Ram Mahadav, I would like to say, National Conference has never waited for Pakistani signal. We have died for this nation to keep this flag flying, and we will continue to do it in future. So don't put any such things on us that we get signals from Pakistan. And he must apologize, not only to the people of Jammu and Kashmir, he should apologize to the people of India. Sir, BJP has accused the PDP, Congress and the National Conference as terror-friendly parties. If PDP was terror-friendly party, how did BJP sit with them for so many years? How? If they are terror-friendly party. When they were sitting with them, they were not terror-friendly. But when National Conference, Congress and PDP come together, then we are all terrorists. What a strange thing to say. I feel sad about it. Sir, National Conference will take an action against these comments from the BJP? It's not a question of taking action. It is for the nation to know what these people are like, how they lie to the nation, how they are dividing nation just for their power. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गवर्नर सत्यपाल मलिक को निशाने पर लिया है, उनकी फैक्ट्स के खराब होने को लेकर के तंज भी किया है, और पीडीपी और बीजेपी का जो इत्तेहाद था उसको लेकर भी वो अपनी बात रख रहे थे। हालांकि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी जिक्र किया और जम्मू कश्मीर को लेकर के उनकी जो सियासत है, खासतौर से उनकी पार्टी की, उस पर भी रोशनी डाल रहे थे। काफी नाराज नजर आए थे गवर्नर के फैसले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला।